नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर और जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधि मंडल का जापानी भाषा से शुरुआत कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की वैल्यू एडिशन कर मार्केट में जापान से किस तरह से सहयोग लिया जा सकता है, इस ओर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय कल्चर और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जानकारी और अन्य अध्ययन के लिए जापान से कोई भी प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड आना चाहते हैं तो उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत है। हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधि मंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है, उस पर भी मैंने कहा है। उधम सिंह नगर जनपद के किच्चा में व्यापारी नेता निर्मल हंसपाल के बेटे पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी से नाखुश किच्चा कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने आज व्यापारियों और किसानों के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि पुलिस के द्वारा किया गया खुलासा पूरी तरह से झूठा है। पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिनके सहारे पर अपराधी व्यापारी और कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर उन पर हमला कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि किच्चा सीओ समेत पूरा पुलिस अमला भाजपा के पूर्व विधायक के इशारे पर काम कर रहा है। उधर राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला और रानीपुर गेट आज से पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। मोतीचूर गेट को रेंज अधिकारी आलोकी ने रिबन काटकर पर्यटकों के लिए खोला। इस दौरान गेट को फूल मालाओं से सजाया गया। आपको बता दें कि पार्क 15 नवंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस बार पार्क में अच्छी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। जो राजाजी नेशनल पार्क है, सबसे पहले इसकी लैंडस्केप वगैरह और एलिफेंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है कि ये राजधानी के पास इतना नज़दीक कोई टाइगर रिजर्व है, तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसको ओपन किया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे पर्यटक आएंगे। जो आसपास के लोग हैं उनके रोज़गार में ये अवसर प्रदान करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि चलो हम अंदर घूमने जा रहे हैं। 2-3 सालों से दिन नंबर आ रहा हमारा, तो अच्छा लग रहा है हमें। क्या क्या जानवर देखने को मिलते हैं? देखिए, अंदर जब पहली बार गए थे तो हमने हाथी भी देखा था और नीलगाय, मोर और भी चीज़ें देखने को मिली थी। चलिए बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर सोलर एनर्जी क्षेत्र को फायदेमंद बनाने की कोशिश तेज हो गई है। दरअसल उत्तराखंड सरकार और सौर ऊर्जा की नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सोलर एनर्जी क्षेत्र को फायदेमंद और आसान बनाने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। जल विद्युत निगम को इसके लिए अधिकृत भी कर दिया गया है। इसके बाद उत्तराखंड कैबिनेट में इस नीति को लाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक नई नीति को सबके लिए खोलने, इसमें नियमों को और आसान करने के साथ ही और अधिक सब्सिडाइज करने की भी तैयारी चल रही है। अब बात डोईवाला की कर लेते हैं, जहां पर तहसील दिवस पर डोईवाला उपजिलाधिकारी के साथ तमाम विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर कई विभाग से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। डोईवाला के सामाजिक कार्यकर्ता भारत भूषण ने तहसील दिवस पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि डोईवाला की केशव भूमि
बस्ती में सरकारी जमीन पर लगातार अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं सोंग नदी में अवैध खनन लगातार हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने एसडीएम से कार्रवाई की बात कही है। बात लक्सर की कर लेते हैं, जहां तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में 19 शिकायतें मिली हैं। इनमें अधिकांश चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित थीं। तहसील दिवस पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने मौके पर ही 3 फरियादियों का समाधान कर दिया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने कहा कि तहसील दिवस का मुख्य मकसद फरियादियों की समस्याओं का तुरंत निराकरण कराना है। उसमें अभी तक 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 3 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा और विभागों को 7 दिन के अंतर्गत उसमें निस्तारण करके अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। और विशेष करके तहसील दिवस में जो इससे पूर्व में जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दिवस हुए थे, उन शिकायतों का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, उसमें भी एक बार उसका संज्ञान लिया गया। तो कई विभागों के अभी शिकायतें पेंडिंग हैं, उनको भी निर्देशित किया गया कि उनको तत्काल निस्तारित करें। और बाकी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने डॉक्टर आरपी रतूड़ी और उमा सिसोदिया के नेतृत्व में राज्य सरकार का पुतला फूंका। पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आराघर चौक के समीप एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को लेकर जो बात स्वीकार की है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमले देना जानती है। सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देखिए नारेबाजी करते हुए राजधानी देहरादून में बीजेपी पूरी तरह भ्रष्ट है, ये बात उन्होंने कही। सरकार सिर्फ जुमला देना जानती है, ये बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान इकट्ठा होकर देहरादून में कही और नारेबाजी सरकार के खिलाफ आप देख रहे हैं। भाजपा की परतें खुल रही हैं और अब तो उनके खुद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस बात को माना है कि उत्तराखंड पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और 20% कमीशन देने की बात कही है। आज उसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आरागढ़ चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया है और इसमें आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग की बैठक ली है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक की गई। बैठक में गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित केंद्र पोषित के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने आपदा वाली सड़कों को तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए और अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की बात कही। मनरेगा हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, पीएमजीएसवाई हो, मेरी गांव सड़क हो, सभी योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने ली है। साथ ही 2025 तक हमारा क्या लक्ष्य है, इस विषय पर चर्चा हुई है। और खबर उत्तरकाशी से, जहां पर चिन्याली सोड़ झील से एसडीआरएफ ने एक शव को बरामद किया है। दरअसल थाना धरासू ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि झील में एक शव दिखाई दे रहा है। इसके बाद एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पहुंचकर शव को बाहर निकाला। इसके साथ ही मृतक की पहचान जितेंद्र प्रसाद पुत्र श्री गोवारी प्रसाद निवासी जिला कुशीनगर के तौर पर की गई है।
चलिए बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पर पाबो चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा थापली में देर रात एक घर में भीषण आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आकर घर के सामान के साथ ही घर में मौजूद बुजुर्ग दंपति की जलकर मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने गांव पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस संबंध में एसडीएम से जो रिपोर्ट ली गई है उसमें ये दोनों दंपति निसंतान दंपति थे और रात्रि के समय में घर में सोते समय मानवीय भूलवश ये दुर्घटना घटित हुई है और इस संबंध में पुलिस क्षेत्र होने के कारण पुलिस के स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के युवा प्रदेश अध्यक्ष परविंदर चौधरी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने किसान आयोग के गठन के लिए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं परविंदर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन करे। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग का अध्यक्ष भी किसान और उसके सदस्य भी किसान ही बने। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह कि किसान आयोग का गठन की मांग हमारी है और वो पूरी करें, इसीलिए आज एसडीएम महोदय को हम एक ज्ञापन देने आए हैं। सभी यूनियन के पदाधिकारी हैं, जिसमें किसान आयोग का गठन हो, किसान आयोग का जो अध्यक्ष हो किसान हो, उसके जो सदस्य हों वो किसान हो। इस समय किसान आंदोलन हुआ था, पहले भी आगे भी करने का इरादा हो रहा है। अगर किसान आयोग का गठन सरकार नहीं करती है, वादे के मुताबिक अगर सरकार नहीं चलती है तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। क्या उत्तराखंड में विधायकों ने अभी भी अपने अपने क्षेत्रों को लेकर हीला हवाली वाला रवैया ही अपनाया हुआ है? ये बात क्यों? याद कीजिए, सीएम ने सभी विधायकों से अपनी अपनी विधानसभा के लिए 10-10 प्रस्ताव देने के लिए कहा था, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर विधायकों ने अभी तक ये प्रस्ताव उन्हें दिए ही नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक कितने गंभीर हैं। ऐसे बहुत कम विधायक हैं जो प्रस्ताव भेज चुके हैं। इसके अलावा बाकी विधायक अभी तक अपने प्रस्ताव तक तैयार नहीं कर पाए हैं। इसमें सबसे फिसड्डी बीजेपी के ही विधायक साबित हो रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। यूं तो विधायकों को सरकार से, मुख्यमंत्री से हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि क्षेत्र के विकास में सहयोग नहीं मिलता, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद ही विधायकों को 10-10 योजनाओं के प्रस्ताव दिए जाने को कह चुके हैं, तो फिर हीला हवाली किस बात? अभी तक कुछ ही विधायकों ने अपने क्षेत्रों की 10-10 प्रस्ताव सीएम कार्यालय को मुहैया कराए हैं, जबकि ज्यादातर विधायक अभी भी यह प्रस्ताव मुहैया करा पाने में नाकाम ही साबित हुए हैं। अब विपक्ष के नेता भी विधायकों को सलाह दे रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी को आगे बढ़ते हुए अपने क्षेत्र के विकास में मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए प्रस्ताव पर जल्द से जल्द अमल करना चाहिए, जिससे क्षेत्र को विकास से महरूम न होना पड़े। इस पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की अपनी अपनी राय। समझता हूं कि मुख्यमंत्री ने अगर सभी लोगों से 10-10 प्रस्ताव विकास के मांगे हैं तो सभी विधायकों को संजीदा होकर अपने अपने क्षेत्रों के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, सब विकास के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसको ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक प्रस्ताव हैं वो मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराने चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी दलों में भेद न करें, सभी को समान रूप से सभी क्षेत्रों का विकास करें। उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहली बार राज्य में एक नई प्रथा प्रारंभ करी। सभी 70 के 70 विधायकों से उन्होंने 10-10 अपने अपने विधानसभा में महत्वपूर्ण कामों को देने के लिए अनुरोध किया कि आप अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपने क्षेत्र की योजनाओं को चयनित करके मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजने का काम करें। इस विषय को लेकर सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने स्वागत किया और मुझे उम्मीद है कि सभी विधायक समय से अपने अपने क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कामों की जो सूची है माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। सीएम साहब से वार्ता हो रही थी, वास्तव में बहुत बड़ा एक काम मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विकास के सबके सहयोग से विकास से राज्य का हो और 10 योजनाएं मांगी गई मुझे और उन्होंने कल गाइडलाइन जारी कर दिया है। सत्र से पहले सभी विधायक अपनी योजनाएं दे देंगे, जो सत्र में वो योजनाएं पहुंचेंगे वही इम्प्लीमेंट की जाएगी। वैसे तो विधायक मुख्यमंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाने से जरा भी परहेज नहीं करते, लेकिन जब मुख्यमंत्री बिना भेदभाव के ही सभी विधायकों से विकास योजनाओं को लेकर प्रस्ताव मंगा रहे हैं, तो फिर विधायकों का आनाकानी करना साफ दर्शाता है कि विधायक क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर नहीं
बल्कि लापरवाह बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में विधानसभा सत्र आहूत होने से पहले सभी विधायक अपने अपने प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा देंगे? सौरभ भाटिया की रिपोर्ट, देहरादून। इधर भारतीय जनता पार्टी के राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा जिन विकास की मांगों के प्रस्ताव मांगे गए हैं उन पर उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर 1 साल 2 प्रस्ताव और 5 साल के लिए 10 प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिए गए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में समुचित विकास को ध्यान में रखकर ये प्रस्ताव मांगने का काम किया है, जिसमें किसी भी दल विशेष को प्राथमिकता नहीं दी गई है, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगने का काम किया गया है ताकि उत्तराखंड राज्य का समुचित विकास हो सके। मंत्री जी की सक्रियता को दर्शाता है कि उन्होंने सभी विधायकों से 10 प्रस्ताव जो महत्वपूर्ण है अपने अपने विधानसभा के, वो प्रस्ताव मांगे हैं और इसी के क्रम में मैंने अपने विधानसभा के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिस पे काम होने हैं और प्राथमिकता के आधार पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिए हैं। और हो सकता उधर पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की 5 दवाओं पर बैन लगाए जाने और फिर सरकार के हस्तक्षेप के बाद बैन हटाए जाने पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बाबा रामदेव बैन लगाने वाले अधिकारी पर जमकर बरसे और कहा कि उन्होंने 1 ही मिनट में उनकी 30 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि यह करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि जिस नियम और कानूनों का मापदंडों का पालन करते हुए उनको लाइसेंस दिया गया था उसी मापदंड के अनुसार दवा बन रही थी, तो उस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने दवा पर बैन लगाए जाने को एक गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए कहा कि अधिकारी का एक कृत्य आयुर्वेद और आयुर्वेदिक परंपरा का नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य है और पतंजलि उसे छोड़ने वाला नहीं है। सेवा मिशन ने नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का जो आज उद्घाटन किया है, यह अपने आप में उत्तराखंड देवभूमि के जवानों के लिए और रोगियों के लिए एक बहुत बड़ी सेवा का प्रकल्प है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन गंगा के किनारे से कुष्ठ रोगियों की यात्रा से शुरू हुआ। एक भारत माता की आराधना का वो स्वर है, वो आयाम है। ऐसी सेवा कुष्ठ रोगियों की जिसने की थी, उस मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। के लिए भी कि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ में रोजगार भी मिले। नर्सिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ये सेवा प्रकल्प है और जिस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है वो एक बड़ी बात है। इस सेवा की भावना से कि बच्चों को तैयार करके उत्तराखंड के चिकित्सा सेवा के अंदर उनकी सहभागिता हो, ये अद्भुत कार्य था। माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गोपाल जी और स्वामी जी सबके सानिध्य में ये हुआ। आशीष जी का जो ये प्रयास है। अब बात सितारगंज की, जहां पर नेशनल हाईवे 125 पर स्कूल के बच्चों से भरी प्राइवेट बस पलटने से एक छात्रा और एक शिक्षिका की मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासन होश में आया है और नगर चौराहों समेत एनएच पर चौराहों की स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस, राजस्व, नगर पालिका और एनएच के अधिकारियों की एसडीएम कार्यालय में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तय किया गया कि जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग समेत नगर के चौराहों पर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी सम्मिलित हुए हैं और डिस्कशन का पॉइंट यही था कि जो शहर में अतिक्रमण है, अतिक्रमण के कारण जो ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न होता है और जो हमारा एनएच में जो कल एक हादसा हुआ उसके दृष्टिगत भी मीटिंग ली गई थी। निर्णय ये लिया गया है कि अभी जो है जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं हमारे एनएच पे और शहर का जो अतिक्रमण है उनको आइडेंटिफाई करके उनको ब्लाइंड स्पॉट को हटाया जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का व्यवधान जो है वो ट्रैफिक में ना हो और लोगों को। उधर पर्यटक नगरी रानीखेत में चल रहे 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आज समापन हो गया। इस खेल महाकुंभ में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रतियोगिता में सफल रहे छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार से नवाजा गया। ये खेल महाकुंभ 2022 की जो प्रतियोगिता का आज आखिरी दिन समापन यहाँ पे अंडर 21 बालक बालिका वर्ग में यहाँ पे संपन्न हो रहा है।
13 नवंबर से ये प्रतियोगिता जो प्रारंभ हुई, इसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 बॉयज़ एंड गर्ल्स की यहाँ पे प्रतियोगिता यहाँ पे संपन्न हुई, जिसमें एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन और फुटबॉल की प्रतियोगिता यहाँ पे संपन्न हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के नेताओं को प्रचार हेतु जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड से कई नेताओं को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर उत्तराखंड के कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां पर सराफा व्यापारी पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आपको बता दें कि आरोपी को हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस को तमंचा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। मामले को लेकर एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि 2 नवंबर शाम को शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी राजीव वर्मा के ऊपर बाइक सवारों ने फायरिंग की थी। पूरे मामले में मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी और रमन कपूर की तलाश में टीम जुटी थी। मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी 15 नवंबर को पुलिस के हाथ आ गया। फायरिंग का आरोपी मुख्य अभियुक्त मनोज अधिकारी, जिस पर कि नैनीताल पुलिस के द्वारा 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कई टीमें इसमें लगी हुई थी। इसको आज बेल बाबा के पास से गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जो घटना का कारण इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि इसकी कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण ये इसको बार बार धमकी दे रहा था, और चूंकि एक पहले की एक एफआईआर थी जिसमें ये जेल गया था, और उसको सेटल करने के लिए भी इसने पैसे की इससे मांग की थी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू किए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने लक्सर ब्लॉक मुख्यालय में गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में सभी धर्मों और क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस कानून के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। वहीं इस दौरान पूर्व चीफ सेक्रेटरी शशिधर सिंह ने समिति के कार्य और इस कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में समान नागरिक कानून लागू किए जाने को लेकर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों के विचारों को सुना जा रहा है। वहीं गोष्ठी में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने सिविल कोड का खुलकर विरोध किया, तो वहीं दूसरे समुदाय के लोगों ने इस कानून को फायदेमंद बताते हुए लागू करने में अपनी सहमति जताई। लक्सर यूसीसी को लेकर विशेषज्ञ समिति ने गोष्ठी का गठन किया। दूसरा सब्जेक्ट होता है, तीसरा बोध क्लिनिक जो कायदे का, और चौथा मेंटेनेंस और गार्डियंस, रख रखाव संव्यवस्था। ये 4-5 मोटे विषय से परंपराओं से कोई कैसे खाता है, कैसे परिधान पहनता है, कैसे अंतिम संस्कार होते हैं, कैसे विवाह संस्कार होते हैं, कैसे नामकरण संस्कार होते हैं, इसका समिति जो ड्राफ्ट बनाने जा रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके व्यक्तिगत परंपराओं से कोई भी छेड़छाड़ किसी भी धर्म से, क्योंकि एक बड़े धर्म के अंदर भी कितनी जातियां हैं और कितनी जनजातियां हैं, कितनी परंपराएं हैं, ये विविधताएं तो भारत की ताकत है, तो इनसे छेड़छाड़ का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।